नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। और इसमें आबिद अली बता रहे हैं भाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उस पर उनकी राय क्या कहती है। इजराइल सेज एवरी हमास मेंबर विल बी डेड मैन। चलिए देखते हैं क्या बातें की जा रही हैं। तो एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ। जबरदस्त। और मेरे जो कमेंट है, मेरी जो बातें हैं ना, उससे कई पाकिस्तानी नाराज़ हो सकते हैं, कोई मुस्लिम कंट्री जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ हो सकती हैं, क्योंकि मैंने सच की बात करनी। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए, औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम है? मुझे आप बताइए। अच्छा आबिद भाई, उसमें लॉजिक ये दिया जाता है। देखे, बात इन्होंने बड़ी लॉजिकल की है, अथेंटिक बात की है, लेकिन यही बात अगर हम किसी मौलाना से करेंगे, वो कहेंगे कि भाई उधर से भी तो इसराइल से भी बहुत जुल्म होता था, ये होता था, वो हमारे फलस्तीन की जो माएँ बहनें हैं उनके साथ। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? पहले नंबर पे ये है कि कोई प्रूफ कोई। मैं आपको बताता हूँ, इसराइल करता था जो आप बात कर रहे हैं ना, इससे ये जंग आज से थोड़ी चल रही है, ऐसे ही है। ये 100 साल से जंग चल रही है। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए, अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे। यार ये अथेंटिक न्यूज है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर जी हाँ। वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए, 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े? जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया? लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया? औरतों के कपड़े किसने उतारे? अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है? जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना। कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखें, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना। देखिए, हमारी जो सोच है ना, हम ये कह पाकिस्तान देते हैं कि भाई यहाँ पे 1500 लोग मर गए, आज जो है वो गजा में इतने लोग मर गए, लेकिन दूसरी साइड पे जितने लोगों की जाने मैं गई। बताता हूँ, पाकिस्तान, हम भी पाकिस्तानी, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। और भी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा और कोई बोले ना, उसके ऊपर कोई बात ना करे। अभी देखिए, जुल्म किस चीज़ का मैं बताता हूँ। 5000 जो रॉकेट छोड़े गए हैं सर, वो 5000 रॉकेट हैं, वो जहाँ पे गिरता है, कभी इमेजिन कीजिए, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर वो रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बसों के ऊपर रॉकेट गिरे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं भाईजान। जुल्म हुआ है ये। अब देखिए, जब जंग होती है ना। एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा आबिद भाई, आपने बात सही कही है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर यहां पे बतानी ज्यादा जरूरी है। 5000 जो रॉकेट फायर किए गए ना, जो 5000 रॉकेट, वो सारे के सारे रॉकेट आके कहीं गिरे नहीं है, उनसे ज्यादा लोग नहीं मरे हैं। जो रॉकेट्स गिरे हैं, कुछ रॉकेट्स गिर गए हैं, मैक्सिमम रॉकेट्स जो हैं वो इंटरसेप्ट हो गए उनके आयरन डोम से। लेकिन जब इतनी संख्या में रॉकेट्स आए तो 5000 के 5000 रॉकेट्स आयरन डोम या दुनिया के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, तो चाहे कितना भी शानदार एयर डिफेंस सिस्टम हो। अगर उनमें से 10% यानी कि 500 भी गिर गए कहीं पे तो क्या होगा? जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन ज्यादा लोग कैसे मरे हैं? ज्यादा लोग उससे मरे हैं जो आतंकवादी घुसे, जो हमास के आतंकवादी 1500 से 1600 थे, वो एक साथ घुस गए फेंसिंग तोड़कर, और उन लोगों ने मैसेकर किया। उन लोगों ने जिसको जहां जो मिला वहां पर उसको मार दिया। घरों में घुसकर मारे हैं लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को। तो जो 90% डेथ्स हुई है ना इजरायलियों की, वो हुई हैं इन आतंकवादियों के हाथों के द्वारा। हाथों से मारा है गोली उन्होंने, सर काटे उन्होंने। मेरी बात समझिए, 90% लोग मरे हैं, कत्ल किया है बंदों ने, हमास के आतंकवादियों ने मैसेकेयर किया है।
तो जब जुल्म और मजलूम वाला चक्कर नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जीत या हार होती है किसी की। ठीक है। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इसराइल ने ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ अब जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, ऐसे हम है। प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ कि हमास एक फौज कहा ठीक जाता है कि एक फौज है हमास। ऑफिशियल या किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें, मतलब इस टाइप का वो कहा जाता है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, हाँ। कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि ये हमारी फौज है, ओह। ये हमारे हैं? कहे ना, ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। ठीक है। तो देखिए बात कुछ, अब देखिए एक टीटीपी तरीके हाँ, बिल्कुल। तालिबान जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक करते हैं। जी जी, पाकिस्तान में अटैक करते हैं। ठीक है। अब उसे बैरून मुल्क से फंडिंग हो और पाकिस्तान में वो मजीद अटैक करें, ठीक तो है। क्या हम उस टाइम पे चुप कर जाएंगे? हाँ, ये अब भी point हमास को फंडिंग हो रही है इस्लामिक कई कंट्रियों से, ठीक उसे है। फंडिंग हो रही है, वो अटैक कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो अब हमें खामोश हो जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में भी ये मामला तो ये देखें, ये बड़ी गहरी बात है कि मतलब टीटीपी का भी यही कहना है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो यही है कि भाई इस्लाम नाफज करना है हमने पाकिस्तान में। तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान। चलिए, कम से कम किसी पाकिस्तानी ने मेरी बातें जो है मैं लगातार कह रहा हूं उस पॉइंट पर तो आए। कई रिएक्शन चैनल वालों को ना, जब से मैंने इजराइल और फिलिस्तीन पर रिएक्शन देना शुरू किया है तो बड़ी मिर्ची लग रही है कई चैनल वालों को। तो मुझे उनसे यही कहना है कि हिस्ट्री सिर्फ 75 साल और 45 साल और 50 साल की मत पढ़िए, हिस्ट्री फिर पढ़िए पूरे 1200 साल 1300 साल का। तब पता चलेगा कि किसकी जमीन किसने छीनी और किस जमीन पर किसका हक है। समझे? हिस्ट्री सिर्फ आपके मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी कि जी 1947 के बाद की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री पढ़ी जाएगी 1200 बीसीई, क्राइस्ट के आने के 1200 साल पहले। तब भी इजराइल हुआ करता था, समझे? तो उस समय से हिस्ट्री पढ़ी जाएगी ना भाई। और नॉन हिस्ट्री जिसके सबूत मिले हैं, कोई अर्जी फर्जी नहीं। इजिप्ट में एक स्टोन मिला है, ग्रेनाइट का पत्थर मिला है, उस पे इजराइल का लिखा हुआ है नाम। और वो जब जांचा गया तो पता चला कि 1200 से 1300 साल बीसीई, बिफोर क्राइस्ट है वो। तो बात जब निकलेगी तो फिर वहां उस इतिहास तक जाएगी ना, बात इतिहास तक जाएगी। और किसी ने एक क्लिप भेजी, उसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि क्या कह रहे थे वो, मैं भूल गया, कि जर्मनी को, हाँ, कि हिटलर ने इतने यहूदियों को मारा, फिर जर्मनी को टेररिस्ट क्यों नहीं कहा जाता? तो मैंने कब फिलिस्तीन को टेररिस्ट कहा है भाई? मैंने कब फिलिस्तीन को टेररिस्ट कहा है? मैंने हमास को टेररिस्ट कहा है, मैंने फिलिस्तीन को टेररिस्ट नहीं कहा। इसलिए कहता हूं ना, कम बुद्धि वालों को दिक्कत होती है, मंद बुद्धि वाले समझ नहीं पाते कि बातें क्या हैं। आप मेरा एक वीडियो, एक स्टेटमेंट निकाल कर कोई दिखा दे माई का लाल, जिसमें मैंने कहा कि फिलिस्तीन जो है वो टेररिस्ट नेशन है, निकाल दीजिए। मैंने कहा हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप जर्मनी को कैसे कह सकते हैं टेररिस्ट कंट्री? टेररिस्ट हिटलर था और रहेगा। ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था और जब तक उसका नाम रहेगा तब तक ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट रहेगा। आपकी कंट्री में भले ही उसको हीरो माना जाता है, उसके नाम पर तो लाइब्रेरी भी बना दी गई है भाई। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के नाम पर लाइब्रेरी है, सोचिए, एक आतंकवादी के नाम पर। तो या तो आप कहिए कि भाई वो आतंकवादी नहीं था, ऑन कैमरा बैठ के आप कहिए फिर कि वो आतंकवादी नहीं था, कहेंगे? और नहीं तो भाई आतंकवादी जब था तो आपके देश में एक लाइब्रेरी का नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पर क्यों रखा गया है? जरा कोई ये बता दे मुझे। हिस्ट्री निकालने खोलूंगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी, याद रखिएगा। तो चैलेंज देने से पहले पहले अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, समझे? अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। 1300 साल की हिस्ट्री पढ़िए पहले और उसके बाद फिर बात करेंगे।
पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करना है, ऐसे तो फिर हमें टीटीपी एक एग्जाम्पल है कि भाई ऐसे कहें कि हाँ भाई ये इस्लाम नाफिज करता है, इसे भी सपोर्ट करो, अगर अटैक कर रहा है तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि समझ के चलना है, समझ के चलना और है। समझ के जब चलेंगे, देखें अब ये दो जंगें जो ये हो रही हैं, ये जंग जो हो रही है, ठीक है, इससे पहले एक आलमी जंग हुई थी। बिल्कुल। आलमी जंग में लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे शहीद हुए, बड़े जुल्म हुए, इंतहा हो गई, तबाही मच गई इंसानियत के ऊपर इंसानियत की। मैं कह रहा हूँ कि रोंद के रख दिया इंसानियत को। एंड पे क्या हुआ? इतने अरसे के बाद क्या हुआ? इतने लोग मरवाने के बाद क्या हुआ? आपने सुलह की, बैठ के बात की। अब यूरोप के देखें सारे मुल्क एक बन चुके हैं जिसमें बॉर्डर लाइन भी नहीं है। एक ट्रेन की टिकट के ऊपर आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। तो इस जंग का पैचअप क्यों नहीं हो सकता भाईजान? इस जंग में अमन क्यों नहीं हो सकता? एंड पे भी तो करना है सर, वही तो कह रहा हूँ मैं। दोनों कंट्रियों को ये बात कर रहा हूँ कि एंड पे भी तो आपने सुलह करनी है। एंड आबिद भाई मैं इसका जवाब देता हूं। हो सकता है कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट ना हो या अग्री ना करते हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। यूरोप की जो लड़ाइयां हुई ना, वो मजहबी लड़ाइयां नहीं थी। यूरोप के जो देश लड़ रहे थे वो 99% एक ही मजहब के लोग थे। मेरा पॉइंट समझिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई है वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। समझिए इस बात को। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि कश्मीर चूंकि इस्लामिक बसते थे वहां पे, वो हमारा है, तो इस्लाम के नाम पर लड़ाई हो रही है भारत और पाकिस्तान की। पॉइंट समझिए मेरा। जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है वो भी इस्लाम और यहूदी की लड़ाई है। रिलीजियस वॉर्स हैं ये, धार्मिक मजहबी लड़ाई है। जो दो पार्टियां लड़ रही हैं उन दोनों का अलग अलग मजहब है। यहां भी जो दो पार्टियां लड़ रही हैं उसमें पाकिस्तान कहता है कि वो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, और हम पाकिस्तान है, मुसलमानों का है, और कश्मीर चूंकि उसमें मुसलमान बसते हैं तो हिंदू मुसलमान का मामला है। तो यहां भी लड़ाई दो मजहबों की है, दो धर्मों की है। यूरोप में लड़ने वाले मैक्सिमम एक ही धर्म के थे, एक ही मजहब के थे, एक ही रिलीजन के थे। तो ये बेसिक फर्क है। एंड पे भी दोस्ती करोगे, और भाई वो मासूम बच्चों को ना मरवाओ, वो बिल्डिंगें ना तबाह करवाओ। वो हर दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ नहीं हो रहा। ये भी बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और आप ये देखें शुएब भाई, जंग हमेशा होती है। पहले एक जंग होती थी कि फाइटिंग वाली जंग होती थी, एक बंदा इधर से आया, एक इधर से तलवारें ली और जंग स्टार्ट हो गई। जी हाँ। अब जंग है टेक्नोलॉजी की, अब जदीद जंगें हैं, वो वाली जंग नहीं है। अब देखिए, अब आप जंग तो लड़ना शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर के नारे तो लगाना शुरू कर दिए। आपको पता है अब जंग लड़ किसके साथ रहे हो? आपने 5000 रॉकेट किसके ऊपर डाल दिए? आपको ये अंदाजा है? उसका नाम इसराइल है। वो दुनिया की बहुत बड़ी पावर है, टेक्नोलॉजी अमेरिका उससे लेता है भाईजान। उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हाँ, एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। 5000 रॉकेट आए और वो टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया कि वो उन्हें पता क्यों नहीं चला कि 5000 रॉकेट आए, रास्ते में उन्हें रोक देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर। देखें, एक जगह पे फेल होती है टेक्नोलॉजी, 100 जगह पे फेल नहीं हो सकती भाईजान। काफी रोके भी हैं उनमें से। जी रुके हैं, तो तबाही इतनी बड़ी नहीं हुई। अगर वो 5000 के 5000 आए थे तो आधा शहर तबाह हो जाना था। आबिद भाई मुझे ये बताएं, ये देखें जिस तरीके से ये जंग फैलती जा रही है इस टाइम, जैसे लिबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, ये वहां तक भी जा पहुंची है। सर इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, इंडिया की और कनाडा की बहस चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बहस चल रही है, रशिया यूक्रेन, सऊदी अरेबिया की और ईरान की बहस चल रही है, रशिया यूक्रेन की बहस चल रही है, अमेरिका चाइना की चल रही है। देखें, ये तो दुनिया सारी आलमी जंग की तरफ जा रही है सर। आने वाला टाइम तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आलमी जंग शुरू हो जानी है, ठीक है। और आलमी जंग शुरू हो गई ना, यकीन कीजिए कि इस बार दुनिया नहीं बचेगी। पहले आलमी जंग और थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुपर पावरें नहीं थी, बम नहीं थे। वो एक बम ऐसा होता है कि जिस धरती पे गिरता है उस धरती पे न्यूक्लियर, अच्छा, उस जिस धरती पे गिरता है ना उस धरती पे भाईजान पौधे नहीं पैदा हो सकते, तो इंसान कहाँ से पैदा हो जाएगा उधर। अच्छा आबिद भाई, हम अक्सर आपको पता है कि टॉपिक इंडिया के टॉपिक पे या इंडिया को भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन अभी इसी जो इशू चल रहा है इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट भी उन्होंने, मैंने इस चीज का शुरू में एक जवाब दे दिया हुआ है आपको कि जब हक की बात होगी तो इंडिया साथ खड़ा होगा। देखें, उस टाइम इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट नहीं दिया। क्यों दिया? कि उस टाइम इंसानियत की खिलाफ वर्जी हो रही थी। आज इंडिया
उसी के हक में खड़ा हुआ है। इसराइल के क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 5000 रॉकेट आपने मजलूमों पे पहले छोड़े हैं, उसके बाद फिर आपके साथ जंग स्टार्ट हुई है। ना आप ये पंगा लेते और ना ये कुछ होता। अब उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उनके पास ऐसे केमिकल हैं, देखिए ये बातें करने वाली नहीं है कि वो केमिकल आपके मुल्क में फेंक दिया जाए ना तो यकीन करें कि लोग पिघल जाएं, मरे ना पिघल जाएं लोग, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, जितनी तबाही हो चुकी है अभी रोक लीजिए। आलमी ताकतें पता क्या कह रही हैं? ठीक है, जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं, अरब अमारात हैं, वो सब इनका साथ दे रहे हैं मुसलमान होने के नाते। ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि आप सच्चाई का साथ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप इस चक्कर में लग रहे जी हमारा किबला अव्वल है और हमने उसे बचाना है, देखें वो सबका किबला अव्वल है, वो आप कोई इस्लाम के अकेले ठेकेदार नहीं हो, हम सब हैं। तो हजरत उमर ने जब इजाजत दे दी थी कि यहूदी इधर आ सकते हैं, आप हिस्ट्री खोल के देखिए भाईजान, ठीक हो गया, हजरत उमर ने यहूदियों को इजाजत दी थी। आप कौन से मुसलमान हो, हजरत उमर की बात को नहीं मान रहे हो? आप किस चीज़ से उन्हें रोक सकते हो? और आबिद भाई बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि भाई जिस तरीके से बच्चों को और जो खवातीन हैं, वुमेन हैं इसराइल की, उन्हें हॉस्टेज किया जा रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस्लाम में तो फसल तक को अगर आप जो उनसे वो इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है कि जैसे इस्लाम में जंगें होती थी, आप किसी के इलाके में जाके जंग लड़ते, सख्ती से मना था कि आपने तबाही नहीं करनी, किसी की फसल तक नहीं काटना, तक तबाह नहीं करनी, किसी का दरख्त तक नहीं काटना, सिर्फ आपने अपनी जंग लड़नी है। और हम किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं इस टाइम? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि हम बच्चों को गवाह करेंगे, हम औरतों को गवाह करेंगे, हम बूढ़ों को गवाह करेंगे? हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, ऐसा इस्लाम नहीं है। सर दिखाएं कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? मेरे नबी ने जंगें लड़ी भाईजान, शेर खुद। अब तो मुझे भाई समझ नहीं आता कि जब ऐसे दावे किए जाते हैं तो ये बताइए कि सोमनाथ के मंदिर को आज से सैकड़ों साल पहले तोड़ने वाला कौन था? क्यों तोड़ा उसने भाई? जब जंग लड़नी थी तो सोमनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा उसने? या बाबर ने अयोध्या के मंदिर को क्यों तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई? हजारों मंदिरों को तोड़ा गया आक्रमणकारियों द्वारा, मुसलमान इन्वेडर्स के द्वारा। क्यों किया गया? मंदिरों से क्या दुश्मनी? आप फसल छोड़िए, मंदिरों से क्या दुश्मनी? आदमियों पर तो बाद में आऊंगा, इंसानों से दुश्मनी समझ में आती है, मंदिरों से क्या दुश्मनी? बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में आग लगा दी। 90 लाख किताबें थीं, 3 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, आग ठंडी नहीं उसकी। किताबों से क्या दुश्मनी थी बताइए? किताबों से क्या दुश्मनी थी? प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं आबिद भाई, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है। बात तो पूरी बतानी पड़ेगी, आधा सच नहीं बताया जा सकता, बात पूरी बतानी पड़ेगी फिर कि और क्या क्या लिखा है, सबकी चर्चा होगी ना फिर। खुदा अली ने जो है जंगें लड़ी, उनसे क्यों नहीं सीखते हो आप लोग? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया। और इस्लाम कभी ताकत के ऊपर इस्लाम नहीं आया, ताकत के जोर पे इस्लाम नहीं आ सकता। से इमेज कैसा जाएगा? इमेज देखें ना, पूरी दुनिया में देख रही है जो दुनिया की पावर है। अब अरब अमारात को आप साइड पे कर दें, तो दुनिया की जो सुपर पावर है, अमेरिका है और बड़े बड़े यूरोप की कंट्रीज हैं, वो सब किसका साथ दे रहे हैं? वो किस चीज की बात कर रहे हैं? आप समझें इस चीज को। कुछ बातें हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप लोग समझिए। और देखिए अभी रशिया भी, मुझे लगता है आने वाले टाइमों में रशिया ना कूद पड़े इस जंग में। अगर रशिया कूद पड़ा भाईजान तो बहुत बड़ी खराबी है, बहुत बड़ी खराबी है। अच्छा, इंडिया के हवाले से हम बात करते हैं। जिस तरीके से इस टाइम इंडिया की बात, कोई भी बात वो करता है उसकी वैल्यू होती है, कि कोई भी वो पॉलिसी करता है अपना सामने डिक्लेयर करता है तो उसकी वैल्यू होती है। क्या वजह कि हर फील्ड में वो इक्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है? चाहे आप स्पोर्ट्स ले लें, अभी एशियन गेम हुई, जिस तरीके से 107 मेडल उन्होंने विन किए हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा हुआ, 30 के करीब गोल्ड विन किए। उसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की बात करें, हर फील्ड में वो इक्वल अच्छा, एक जगह पे मैं ये सुन रहा था, एक बंदे ने सवाल किया किसी से कि देखें इंडिया 100 मेडल जीत गया, 107 100 लगा, मैं मतलब लगभग 100। अच्छा, 100 इंडिया मेडल जीता और उधर से जापान भी जीता, चाइना भी जीता, तो उसने सवाल किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं जीता? उसका जवाब मैं देता हूं जनाब आपको। अच्छा, उसके ऊपर जवाब क्या दिया गया कि जी वो इंडिया की तो आवाम बहुत ज़्यादा है, वो 150 अरब जो है उनकी आबादी है, हम 24, 25, 26, 27 करोड़, 1.5 अरब आबादी। हाँ। तो अब मुझे सिर्फ ये बात बताइए
कि जापान की आबादी आपसे ज्यादा है या आपसे कम कोरिया है? की। कोरिया की आबादी आपसे ज्यादा है या कम है? वो आपसे ज्यादा मेडल जीत रहे हैं। भाईजान कोशिश कीजिए, अपने अंदर टैलेंट लेके आए, इल्जामात ना लगाएं, कोशिश करें अपने आप को इस लेवल पे लेके आए ठीक कि है। दुनिया आपकी तारीफ करे। एक और बात, आप कह रहे थे कि इंडिया की बात होती है तो वो मानी जाती है। हाँ, हाँ। देखें मानी किस तरह जाती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, घर का जो बड़ा होता है ना, सरबरा होता है, ठीक है। वो अपने आप को और अपनी कौम को गैरतमंद बनाता ये है। चीज़ तो है। वो गैरतमंद बना चुके हैं अपनी कौम को। देखिए, एक आपको मैं कहता हूँ भाईजान इधर आए, एक लफ्ज होता है ओए इधर आओए, तो ये दो लफ्जों में देखिए बात मतलब दोनों का एक ही है कि बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है। तो इस तरह देखिए, आप अपनी बातों में मिठास लेके आए, आप पूरी दुनिया में एक पावरफुल खुद ही बनते जाएंगे। जब आप हक की बात करेंगे, हक के साथ खड़ा होंगे, तो ठीक है। आपके साथ सब प्यार सब करेंगे, खड़े आपकी होंगे। बात को और मानेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती, जब तक हम अपनी बात करके उस पर कायम नहीं रहते, जब तक हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर नहीं करते, नेबर नहीं पूरी दुनिया के साथ बेहतर नहीं करते, तब तक हमारी वैल्यू नहीं होगी। हम बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे देंगे, जज्बाती बयान दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम पूरी दुनिया में वो कर देंगे, प्रैक्टिकली लोग हमारे पे हंसेंगे बस, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ होगा। तो प्रैक्टिकली हंस तो रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। अभी देखिए, मेहमान वजीर आजम जो आए हुए हैं, मेहमान वजीर खारजा, जो मैं तो उन्हें मेहमान कहता हूँ। ठीक है। अब देखिए, वो मेहमान वजीर आजम वजीर खारजा क्या कर रहे हैं, किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। आपने बयान सुने हैं उनके? और भाईजान, जब दुनिया एक आलमी जंग की तरफ गई होती है ना, तो उसमें पीस करवाने वाला ही सबसे कामयाब इंसान होता है। जबरदस्त। अगर आप इस टाइम हक के बयान दें, आप पीस का बयान दें, दोनों कंट्री के लिए पीस का बयान। देखिए, आप बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? और आपकी बात की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू रहेगी? अब 4 जंगें हमने इंडिया से लड़ी, और क्या कर लिया उन 4 जंगों से? क्या अपनी अवाम को जाहिल बनाया? उन जंगों की वजह से हमारी अवाम जाहिल है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। क्यों? उन जंगों की वजह से हम अपने आप को मजबूत करने पे पैसा लगाते रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मजबूत करते एजुकेशन जाएं। का जो बजट था, जो हेल्थ का बजट था, जो यूथ पे लगना था, वो उस तरीके से नहीं लगा सके। वो हमारा डिफेंस में और इन चीजों में ज्यादा। और आपको मैं एक और चीज बताता चलूं। लेकिन आबिद भाई, एक चीज आप वो भी बताइएगा, एक चीज ये 4 जंगें अगर हमने लड़ी, उन्होंने भी तो लड़ी, वो कैसे आगे चले गए? एक मतलब एक सवाल बनता है कि यार आपने कहा 4 जंगें लड़ी, इस वजह से हम पीछे रह गए, तो वो 4 की 4 उन्होंने भी तो लड़ी। सर बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। 4 जंगें लड़ने के बाद ना, वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें समझ आ चुकी हुई थी कि इन जंगों में कुछ नहीं रखा, इनसे तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जंग जब 4 खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को तरक्की दिलवाने, अपनी इंडस्ट्रियां बनानी शुरू की, अपने लोगों को टेक्नोलॉजी दी, आईटी में उन्हें एक्सपर्ट बने उनके इंस्टीट्यूट लोग, बनाए अपने। उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। हम लोग उस टाइम जब वो अपनी इंडस्ट्रियां बना रहे थे, जब यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, हम इधर बम बना रहे थे, हम इधर असला खरीद रहे थे। अच्छा शुएब भाई, बात मैं भूल जाऊंगा। चलिए छोड़िए, अब बहुत बात हो गई, मुद्दे से ज़रा भटक गए हम। फिलिस्तीन और उस पे चल रहे थे, इसराइल पे। रही बात, आपने यूनिवर्सिटीज़ की बात कही, तो आबिद भाई मैं आपको बता दूं कि 4 जंगों के बाद भारत में यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटीज़ तो पुराने ज़माने से थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिन्हें बख्तियार खिलजी ने जलाया था, तोड़ा था, वो भी याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि IIT 4 जंगों के बाद नहीं बनी है जंगों से पहले बन चुकी थी IIT हमारी। उससे बड़ी बड़ी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाता है, वो भी 4 जंगों के बाद नहीं बनी है, उसके पहले ही बन चुकी थी। और भी बहुत कुछ हमने बनाया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले हैं जो वो जिनका जंगों से कोई ताल्लुक नहीं है। जंग भी हमने लड़ी है और साथ में हमने अपना काम भी किया है। तो ये सारी प्लानिंग थी, ये वजह थी। रही बात, आते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर। देखिए, 1948 का जो यूएन का समझौता कहता है, अगर उसको मान लिया जाए, दोनों पक्ष शायद रेडी भी हो गए थे मानने को, लेकिन फिर बीच में रेडिकलाइज चीजें हो गई और माना नहीं गया। अगर वो माना जाए तो 2 स्टेट्स का फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमास है, बाकी लोग हैं, वो चाहते नहीं थे, कर देंगे तो फिर कहां जाएंगे? हमास का कंट्रोल सिर्फ गाजा पट्टी पे है। गाजा पट्टी पे जो पतली सी है पट्टी, गाजा पट्टी पे ही सिर्फ हमास का कंट्रोल है, पूरे फिलिस्तीन पर नहीं। वेस्ट बैंक में दूसरे का कंट्रोल है, वो सरकारी, मतलब फिलिस्तीन की सरकार का है वो कंट्रोल वहां पर। तो जो इजराइल ने गैर कानूनी, अब इसको कौन तय करेगा कि गैर कानूनी कब्जा कहां तक है? इसकी तो एक लिमिट होगी भाई। अगर यहूदी वहां पर 1300 साल से रह रहे थे तो उनका भी हक है, हक है ना उनका भी। तो एक तो ये डिमार्केशन होनी चाहिए, और जो अगर इजराइल के हिस्से से नहीं है, वो ज्यादा है,
वो इजराइल को खाली करना पड़ेगा भाई, ये तो बात साफ है, वो खाली करना पड़ेगा। जो अधिकृत नहीं है, जिस पर उनका जबरन कब्जा। अब आप ये कह दें कि जी पूरे फिलिस्तीन पर, मतलब पूरा इजराइल ही जबरन कब्जे पे बना है, तो ये भी नहीं मानूंगा। यहूदियों को भी उनके राइट्स देने पड़ेंगे ना भाई, फिर तो 1300 साल की हिस्ट्री निकाली जाएगी, किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इजराइल निकाला जाएगा, उस समय की लाइनें देखनी पड़ेंगी, बॉर्डर्स देखनी पड़ेंगी, फिर वहां पे बात जाएगी। 1947 से बात नहीं जाएगी ना, बात ब्रिटिश के पहले से जाएगी, क्योंकि हक की लड़ाई है। दूसरी बार आते हैं कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। खैर ये बात सही है, लेकिन जंग जब थोपी जाएगी तो जंग तो लड़ना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने हम पर जंग थोपी चारों बार, तो हम लड़े ना, हम लड़े, आगे भी लड़ेंगे। वैसे ही फिलिस्तीनी भी लड़ेंगे और इजरायली भी लड़ेंगे। मैंने फिर कहा कि जो मासूम औरतें, बच्चे जिनका आतंकवाद से और बाकी चीजों से कोई नाता नहीं है, उनको मारना ठीक नहीं है, वो चाहे फिलिस्तीन के हों, वो चाहे इजराइल के हों। बात समझिए मेरी, मैं जो बात कहता हूं ना वैसे ही नहीं कहता हूं, लेकिन अगर आप आतंकवादी घटना करेंगे तो उसका तो जवाब तो देना पड़ेगा। क्यों फिलिस्तीन की फौज या फिलिस्तीन क्यों ऐसा नहीं करता कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उनसे कहे कि आप अपनी अपनी फौज का एक हिस्सा भेजिए, फिलिस्तीन सरकार की फौज इजराइल की फौज से लड़े, बाकी जो फौजें आएंगी वो पैसा भी वो देश दें, वो सब हथियार भी दें और लड़ें इजराइल से, तब बात बनेगी, तब टक्कर होगी। लेकिन एक आतंकवादी संगठन हमास, आतंकवादी संगठन, उस पर अगर कार्रवाई होगी तो फिर तो वही कार्रवाई होगी जो उसने किया है, उसके बदले में तो कार्रवाई होगी। भाई भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो दोनों देशों की फौज ने लड़ाई लड़ी ना, आम सिविलियन ने तो लड़ाई नहीं लड़ी, फौज ने लड़ाई लड़ी। तो फिलिस्तीन की फौज क्यों नहीं लड़ती है? और अगर फौज नहीं है तो 75 ईयर्स में फौज बनाई क्यों नहीं गई फिलिस्तीन की? अरे जो हमास में भर्ती हो रहे हैं वो फौज बनाए ना उनकी, फौज बनाए फिलिस्तीन, फौज को तगड़ा करे, ईरान मदद करे, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मदद करे, फौज से फौज लड़े ना, तब तो बात समझ में भी आती है। तब आप फिलिस्तीन का सपोर्ट करिए, बिल्कुल सपोर्ट कर, जो देश जिसका सपोर्ट करना चाहे उसको करे, क्योंकि फौज से फौज की लड़ाई है। हमास को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो भाई अब उसका क्या ही कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसकी सोच पता चल जाती है। फिलिस्तीन की फौज होती और कोई फिलिस्तीन की फौज को सपोर्ट कर रहा होता तो मैं कहता ठीक है यार, उनकी फौज है, फौज दूसरे के देश की फौज से लड़ाई लड़ रहा है। अब भाई अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगी और कोई पाकिस्तान, इंडियन नहीं, कोई दूसरे देश वाला पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट करे तो भाई उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है, करो भाई। लेकिन अगर कोई भी देश जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर मुजाहिदीन हो, अल कायदा हो, इनको सपोर्ट करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम है। कोई देश जैसे अगर टीटीपी को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, क्योंकि टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, ये तो मैं भी कहता हूं, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की फौजें लड़ रही हैं, दोनों देश लड़ रहे हैं, और कोई देश आके अगर इंडिया की साइड लेता है और कोई देश आके पाकिस्तान की साइड लेता है, तो इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। सबके अपने अपने फायदे हैं, अपने हिसाब से उन्होंने साइड चुनी है, ये एक लेजिटिमेट लड़ाई होगी, आतंकवादी घटना नहीं है। आज यूक्रेन और रशिया की फौजें लड़ रही है ना, लड़ रही है ना, बहुत सारे लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फौजें लड़ रही हैं। खैर पता नहीं कितने लोग आप लोग मेरी बात से समझेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।